चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए सोसाइटी में हम कल्चरल चेंज का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये 12th क्लास की सेकंड बुक है और बुक का नाम क्या है पूजा? वेरी गुड। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सेकंड बुक है 12th क्लास एनसीईआरटी। उसका सेकंड चैप्टर है कल्चरल चेंज जो हम पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल इम्पैक्ट की वजह से इंडिया में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हुए उनके क्या क्या इम्पैक्ट आए जो कल्चरल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। जिसके विषय में हमने एक भाग पूरा फिनिश किया जिसमें हमने ये समझा था कि जो रिफॉर्मर्स रहे हैं 19th और 20th सेंचुरी के दौरान भारत में, उन्होंने किस तरह से दो मार्गों का पालन किया। एक, उन्होंने वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ को, वेस्टर्न थॉट ऑफ डेमोक्रेसी को, वेस्टर्न एम्पावरमेंट को, एनलाइटनमेंट को अपने विचारों में समाहित करके भारत के ही जो अतीत है, इंडिया का ही जो पास्ट है, यानी कि इंडियन ट्रेडिशनल हिस्ट्री जो है उसको जा कर के दोबारा से रीडिफाइन किया, उस पर रीथिंकिंग स्टार्ट की, उसको रीइंटरप्रेट करके रीइस्टेब्लिश किया अंडर अ न्यू विजन, अ न्यू लाइट। जो न्यू लाइट और न्यू विजन उन्हें वेस्टर्न थॉट से मिला। इसके तहत हमने सारा कंसेप्ट पढ़ा कि उस समय की जो रिफॉर्म्स हुई उन रिफॉर्म्स में एक एलिमेंट था वो मॉडर्निटी का था, और वो मॉडर्निटी का एलिमेंट किन्हीं कारणों से था। वो ये था कि इस समय में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई उसमें कंट्रीब्यूशन था मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, द न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके तहत नए तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आई, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और द नेचर ऑफ आइडियाज़। ये तीन चीज़ें नई थी इस दौर में, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स अपने पहले की भक्ति सूफ़ी मूवमेंट की बात कर लें या फिर बुद्ध और जैनिज़्म की मूवमेंट की बात कर लें, उनसे अलग रहीं और इनका बड़ा प्रभाव था समाज के ऊपर। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि कुल 4 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी होने चाहिए जब आप कल्चरल चेंजेस को पढ़ रहे हैं। और उन प्रोसेसेस में पहला प्रोसेस था संस्कृताइजेशन। हमने संस्कृताइजेशन को डिटेल में कवर किया, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। इसी प्रक्रिया में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करेंगे। इस पर जिक्र श्रीनिवास के द्वारा ही किया गया है। चलिए आज हम वेस्टर्नाइजेशन के वाया आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर कल्चरल चेंज में। ये एक सेकंड प्रोसेस है आफ्टर द संस्कृताइजेशन। देखिए ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल इम्पैक्ट के तहत भारत में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस इंड्यूस हुए वो उन पैराडॉक्सेस की वजह से हुए जो पैराडॉक्सेस ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ने क्रिएट किए। पैराडॉक्सेस में एक बड़ा पैराडॉक्स ये था कि जहाँ ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से ये प्रोक्लेम करते थे कि हम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन में तो इस्टेब्लिश था, कानून का राज था और कानून से ऊपर कोई नहीं था। वहीं भारत में रूल ऑफ डिस्क्रिशन था, रूल ऑफ लॉ नहीं था। यानी कि जब बात यह आती थी कि भारतीयों के अधिकार क्या हैं, तो डिस्क्रिशन होती थी गवर्नर की, गवर्नर जनरल की, ब्रिटिश ऑफिसर्स की, यानी कि उनकी इच्छा थी, भारतीय लोग उनकी मर्जी पर थे। लेकिन जब बात यह आती थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनी इच्छा के कोई इकोनॉमिक चेंजेस करना चाहते हैं, कोई सोशल चेंजेस करना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल चेंजेस, ऐसे में जब वो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अपनी इच्छा मुताबिक कोई चेंजेस कर रहे हैं और भारतीय उसके विरोध में कोई आवाज़ उठा रहे हैं, या भारतीय अपनी संस्थाओं के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जो उनकी ट्रेडिशनल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, द रूरल इंस्टीट्यूशंस, तो तब ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि ऐसा नहीं चलेगा, कानून का राज है, कानून की नज़रों में सभी समान हैं और हम उसी अकॉर्डिंग कंडक्ट करेंगे जैसे लॉ हमसे डिमांड करता है। तो ये एक सेगमेंट में पैराडॉक्स, ऐसे कई तरह के पैराडॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। वो बात डेमोक्रेसी की करते थे, इंडियन लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे। वो बात ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स की करते थे, बट इंडियंस के साथ उनका बिहेवियर इनह्यूमेन था। ये सभी पैराडॉक्सेस थे। कुछ पैराडॉक्सेस ऐसे भी थे जो एक्सीडेंटल थे। वो बात करते थे कि उनको इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंड्यूस करनी है जिससे कि उन्हें एक अच्छा बड़ा वर्ग क्लरिकल जॉब्स के लिए मिल पाए। लेकिन यहाँ भी पैराडॉक्स प्ले करके गया और हुआ ये कि वही इंग्लिश एजुकेटेड पीपल
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक लीडरशिप का रोल प्ले करके गए, क्योंकि उस इंग्लिश एजुकेशन की वजह से वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाए वेस्टर्न थॉट्स को। वो वेस्टर्न थॉट्स जो लिबरलिज़म की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे, फ्रेटर्निटी की बात करते थे, वो वेस्टर्न थॉट जो नेशन स्टेट की बात करते थे, फ्रीडम की बात करते थे, इंडिपेंडेंस की बात करते थे, हमारे रिफॉर्मर्स ने उन वेस्टर्न थॉट्स को इसी इंग्लिश एजुकेशन के वाया उन्हीं इंग्लिश टेक्स्ट से पढ़ा जो उस समय के वेस्ट के टेक्स्ट हुआ करते थे। और हमारे इन्हीं इंग्लिश एजुकेटेड लोगों ने ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन ट्रेडिशनल टेक्स्ट को जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, उन टेक्स्ट को पहली बार इंग्लिश एजुकेशन की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ा, जो कि अब तक क्लासिकल संस्कृत में होने की वजह से एक सेगमेंट के लिए रिजर्व्ड रहे थे, जिसकी वजह से समाज में एक भ्रम फैलाया जाता था, क्योंकि वो इच्छा के अनुसार उन टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते थे और समाज में कई तरह की सामाजिक कुरीतियों का जन्म हुआ था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये भी एक पैराडॉक्सिकल इम्पैक्ट ही था। ब्रिटिशर्स ने कभी भी नहीं समझा था कि हमारे द्वारा दी जाने वाली ये इंग्लिश एजुकेशन और उसके तहत डेवलप हुआ ये इंग्लिश एजुकेटेड वर्ग, ये हमारे ही सिस्टम को चैलेंज करेगा, हमारे ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करेगा, ये यहाँ पर लिबर्टी की मांग करेगा, डेमोक्रेसी की मांग करेगा, और ये पार्टिसिपेटरी वे में चलने वाली एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेगा। ऐसा ब्रिटिशर्स ने नहीं सोचा था, बट ये हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर हम वेस्टर्न थॉट की बात करें, हम बात मॉडर्निटी की करें, तो वेस्टर्न थॉट बात करता है ओवरऑल चेंज इन योर ड्रेस, ओवरऑल चेंज इन योर ईटिंग हैबिट्स, इन योर बिहेवियर, इन योर आउटलुक एंड इन योर थॉट्स ऑल्सो। आप अपना बाहरी पहनावा, खान पान, अपना संगीत, अपने सोच और विचार को बदलें। ये सभी चीज़ों पर बात करता है वेस्टर्न इम्पैक्ट। क्या भारत में ये इसी तरह से हो पाया? इसको ही आज हमें समझना है। जब हम बात करते हैं कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ प्रभावित हैं या हम वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं, हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हम किस सेंस में वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं। क्या हमने अपने घरों को सिर्फ़ और सिर्फ वैसा रूप रंग दे दिया जो वेस्टर्न सोसाइटी का रूप रंग है? हमने वो घर बना लिए जहाँ पे एक ड्राइंग रूम है, सबका अपना अलग बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, उसमें एक डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल पर बैठ के सभी खाते हैं। ड्राइंग रूम में सोफ़ा सेट लगे हुए हैं, घर में वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेशन, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें हैं। बताइए मुझे, इसके पहले इन घरों में ये कहाँ हुआ करता था? आज भी अगर आप भारत में कुछ ऐसे परिवारों में जाएं जो काफ़ी हद तक खुद को आज भी अपनी इंडिजिनियस कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो एक घर के सभी सदस्य ऐसे हो सकते हैं या घर के अंदर कोई बुज़ुर्ग सदस्य ऐसे हो सकते हैं, और कई यंगस्टर्स भी हो सकते हैं जो कई बुज़ुर्गों के संपर्क में आकर के बदले हैं, जो डाइनिंग टेबल पर, पलंग पर या चेयर पे बैठ के खाना नहीं खाते। वो आज भी ज़मीन पे बैठेंगे और सामने या तो ज़मीन पे या किसी फट्टी पर, किसी न किसी स्टूल पे, छोटा सा स्टूल, उस पर अपनी खाने की थाली रखेंगे और नीचे बैठ कर के खाएंगे। तो ये रिवाज पंजाब में भी है और उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में भी है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के खाना नहीं खाएंगे। लेकिन वहीं कई लोग, कई परिवारों में ये होड़ सी होगी कि हमारे बच्चे भी ये ज़िद करते हैं और हम भी चाहते हैं कि अगर पैसे आएँ तो हम भी एक डाइनिंग टेबल लेंगे और डाइनिंग टेबल पे खाया करेंगे। तो जिन परिवारों में नया नया डाइनिंग टेबल आता है, वो बहुत रिजिडली अपने गेस्ट को भी एम्फेसाइज़ करेंगे कि आइए ना, सारे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, और वो अपने आप को भी बार बार ये कमांड देंगे कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है, और वो ये भी कहेंगे कि खाना डाइनिंग टेबल पे दिया करो। किसी को कहेंगे कि डाइनिंग टेबल पे सब आना चाहिए। फिर चीज़ें बदलेंगी, डाइनिंग टेबल पे सब रख दिया जाएगा, सभी बड़े बड़े कटोरों में सब डाल के, और आप अपनी अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिए। तो सबके सामने सबकी प्लेट्स रख दी जाएंगी, बड़े बड़े कटोरे सेंटर में रख दिए जाएंगे, सब अपना अपना परोस लेंगे। लेकिन हो सकता है एक समय में ऐसा ना हो, सबको उनकी थालियों में खाना जितना जितना डालना है उतना डाल करके दिया जाता हो। तो चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं। आई बात समझ में? आप घर में ये बात करते हैं कि ऐसा अच्छा नहीं लगता, जिसको जितना खाना है वो उतना खाएगा, पहले ही इतना डाल करके देना अच्छा नहीं लगता, आप वहाँ रख दीजिए, वो अपनी चॉइस के साथ खाएंगे। धीरे धीरे शादियों में, फंक्शंस में वो सिस्टम बदल गया। एक लंबे लंबे टेबल लगे होते थे, चेयर्स और बेंचेस लगे थे जिन पर आप बैठते थे,
लाइन से आप सभी को थालियाँ या पत्तल दिए जाते थे और फिर लाइन से लोग आते थे, वो एक एक करके आपको चीज़ें उस थाली या पत्तल में डाल देते थे, आप खाते थे और एंजॉय करते थे। आज भी मंदिरों में भंडारा ऐसे ही लगता है, आज भी गुरुद्वारों में लंगर ऐसे ही लगता है। लेकिन फिर चीज़ें बदली और बफ़े सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। पहले के लोग इसे कई बारी बफ़ल सिस्टम कह देते थे, कुछ लोग बफ़ेट कह देते थे, कुछ बुफ़े कह देते थे, लेकिन कुछ बफ़े भी कहते थे। कई सालों तक ये सिस्टम फ़ॉलो हुआ पर शब्द पता नहीं था क्या कहना था। शुरुआत में तो ऐसी भी बात थी, सन 1995 से 2010 के बीच की बात बताता हूँ, ख़ास तौर सन 2000 से 2005 कि लोग घर आके बात करते थे कि बड़ा अच्छा था, उन्होंने बफ़ल सिस्टम किया था। बफ़ल तो कहते थे इतना क्या अच्छा कहते, पूरा बफ़ल था, पूरा टेबलों पे लगाया हुआ था। तो आज की डेट में ये शर्म का कारण ही बन जाता है कि आप फंक्शन कर रहे हैं, आपके घर में अच्छे कारीगर लगाए हैं आपने खाना बनाने वाले, लेकिन ये एक शर्म का ही कारण बन जाता है कि टेबल कुर्सियाँ लगा के बैठा के नहीं खिलाएँगे। वो लोग माइंड करते हैं बुरा कि इन्होंने बफ़ल सिस्टम क्यों नहीं किया। धीरे धीरे होटलों में भी बफ़े लग गए और दोपहर को बफ़े लग जाते हैं। तो वो आज की डेट में बफ़े सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक वेस्टर्न प्रभाव ही है, ये वेस्टर्न प्रभाव ही है। शादियों में केक कटिंग सेरेमनीज़ होना, शादियों में बफ़े सिस्टम होना, अपनी इच्छा के अनुसार लोग डालें और खाएं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज भी आप के पंजाब के नज़दीक हिमाचल है, आप हिमाचल की शादियों में जाइएगा, वहाँ पे आज भी आपको ये देखने को मिल सकता है कि टेबल चेयर्स लगी होंगी, लंबे लंबे टेबल, उसके पीछे चेयर्स, लोग आएंगे बैठेंगे, आप उन्हें डालेंगे और वो खाएंगे। बार बार पूछेंगे, जितनी बार पूछना है वो अपनी चॉइस से खाएंगे। आप इस चीज़ को देखने के लिए आज की डेट में हवेली में अच्छी खासी टिकट रंगला पंजाब में कटवाते हैं और वहाँ अंदर जाते हैं तो चादर कुर्ते पहने हुए कुछ युवक आपके पास आते हैं। आप टेबल कुर्सियों पे बैठे होते हैं, वो बाल्टियाँ ले लेकर के आते हैं आपके पास और चीज़ें डालते हैं, सब्जी, दाल और रोटियाँ। इनफैक्ट बार बार वो आपसे पूछते हैं और ले लो और ले लो। हम इसको देखने, इसको विज़िट करने क्यों जाते हैं? या हम ये मान रहे हैं कि हमारा इंडिजीनियस कल्चर ये था, लेकिन अमूमन हम मजबूर हैं घरों के स्तर पर, समाज में एक सुपीरियर थॉट बना हुआ है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को लेकर के, तो हम मजबूर हैं कि हम उस प्रैक्टिस को अपने फंक्शनों में अप्लाई नहीं कर पा रहे। फंक्शंस में हम इस बात को लेके कंपेल्ड हैं कि हमें बफ़े सिस्टम ही फॉलो कराना है, वरना लोग माइंड करते हैं। तो आज बफ़े सिस्टम उन सेकुलर सेरेमनी से आगे बढ़ गया, जैसे कि मैरिज, बर्थ, इनसे आगे बढ़ गया है। वो रिलीजियस सेरेमनीज़ तक भी आ गया है, जैसे कि अखंड पाठ होते हैं, जैसे कि जगराते होते हैं, माता की चौकी होती हैं। मतलब कि इस तरह के अवसरों पर भी अब आप देखेंगे बफ़े सिस्टम है। इवन गुरुद्वाराज हैं और मंदिर हैं, उनके अंदर भी अब बफ़े सिस्टम होने लगा है। पाठ का भोग हुआ, लोग उठे और बफ़े में खाना लगा हुआ था, तो वो लोग जाके खा रहे हैं। जो वर्ताने वाला सिस्टम था, सिखिज़म में वर्ताना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, धीरे धीरे वो रिप्लेस हो रहा है और बफ़े जो है वो महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये इन्फ्लुएंस है, कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। इन्फ्लुएंस, कन्वीनियंस, कंफर्ट। मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उनके कल्चर में भी तो होता है, क्या प्रॉब्लम है? और जब वो ये कर रहे हैं और हर फील्ड में वो सुपीरियर हैं, तो इसे करने में इन्फीरियरिटी किस बात की? और एक समय में हम उनको सुपीरियर हर फील्ड में मानते हुए इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं कि हम उन जैसे दिखें, तो फिर वो करना भी नामुमकिन हो जाता है जो आपके इंडिजीनियस कल्चर का पार्ट होता है, क्योंकि वो शायद फिर प्रतीक इन्फीरियरिटी का हो जाता है, या पिछड़ेपन का प्रतीक हो जाता है, या कम सोच का प्रतीक हो जाता है, या ये माना जाता है कि इनको उतनी अकल नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो दैट इज़ द सिस्टम। आई बात समझ में? हम वेस्टर्नाइजेशन को कुछ इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। सवाल ये बनता है कि वो जो बफ़े सिस्टम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या वो जो उस तरह की क्लोथिंग वियर कर रहे हैं, या उस तरह की लैंग्वेजेस हैं, उस तरह की शिक्षा पढ़ाई की बात करते हैं, उस तरह से सेरेमनीज़ मनाने की बात करते हैं, क्या वो लिटरली कंप्लीट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं? क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ आउटलुक में इमिटेशन तक सीमित तो नहीं रह गया, नकल मारने तक? क्या वो भीतर तक गया? ये सवाल बनता है। तो भीतर तक जब जाता है तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कंप्लीट अगर बात करें, वो बात डेमोक्रेसी की करता है, वो बात एगैलिटेरियन सोसाइटी की करता है,
बट आप सूट बूट में किसी बाबूजी को देखेंगी, या कोई मैडम भी हो सकती, सूट बूट में आप देखेंगी, वो आपको बिल्कुल वेस्टर्न ही नज़र आएंगे, लेकिन हो सकता है किसी एथनिक कम्युनिटी, किसी रिलीजियस कम्युनिटी, या हो सकता है किसी जेंडर के प्रति, या हो सकता है किसी कास्ट पर्टिकुलर के प्रति उसके विचार बहुत ही रूढ़िवादी हों, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हों, बहुत ही पिछड़े हों। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पर्सन काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है? देखिए, आज अमूमन अखबारों में ये बहस छिड़ी रहती है लड़कियों के कपड़ों को लेकर के। जब वो किन्हीं भी तरह से अपनी चॉइस से जो भी क्लॉथ वियर करती हैं, तो कुछ लोग आकर के ये कहते हैं कि ये पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। दूसरी ओर जब क्लब्स, नाइट क्लब्स की बात होती है, पब्स की बात होती है, देर रात पार्टीज़ की बात होती है, तो ये होता है कि ये पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। सवाल ये आ जाता है कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग भी वर्गला रहा है, और वो जो वर्ग था जो ये कहता था कि सब कुछ पश्चिमी जो है वो अच्छा है, वो वर्ग भी वर्गला रहा है। दोनों ही सेगमेंट आपको मिसगाइड और मिसलीड कर रहे हैं। मिसगाइड भी कर रहे हैं, लेकिन इतने तक छोड़ नहीं रहे, आपको अपने पीछे लगा के एक दिशा में ले जा रहे हैं, मिसलीड भी कर रहे हैं। ऐसे में ये क्यों, कैसे मिसलीड कर रहे हैं, मैं कैसे ये बात कह पाता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। देखिए, जब वो ये कहते हैं कि ये नाइट क्लब्स या देर रात पार्टियाँ, या फिर ये जो क्लोथिंग चूज़ की गई है ख़ासतौर लड़कियों के द्वारा, ये पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, ये वेस्टर्न इम्पैक्ट है, हमारे समाज में जब ये होगा तो देश का नाश होगा, वो ये समझने में चूक रहे हैं कि सिर्फ बात पहनावे तक, नाइट क्लब्स और पब्स तक नहीं रुकती है। और किसी भी सभ्यता या किसी भी संस्कृति को हम सिंपली इन चीज़ों से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। उसी सभ्यता या उसी संस्कृति ने आपको एक सिद्धांत लोकतंत्र का भी दिया हो सकता है। उसने आपको एक ऐसे समाज की संकल्पना दी हो सकती है जो समानता पर आधारित है, इक्वलिटी पर आधारित है। हो सकता है कि वो मॉडर्न नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट में आपको लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का सिद्धांत भी दे रहा हो सकता है वो आपको वोटिंग का कॉन्सेप्ट, इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट दे रहा हो, तो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दे रहा हो। तो जब हम ये बात करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का ये प्रभाव है, हो सकता है वो व्यक्ति को वो कुछ प्रथाएं पसंद नहीं जो प्रथाएं वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तब वेस्टर्नाइजेशन बुरी है। लेकिन हो सकता है कि वो सुबह से शाम ऐसी बहुत सी चीज़ें कर रहा है, ब्रेड पर मक्खन लगा करके खा रहा है, ब्रेड ही खा रहा है, टोस्ट उसको बहुत अच्छे लगते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है अपने गेस्ट को चाय इस मैनर में सर्व करने के लिए जिसमें कि क्रीम अलग है, शुगर अलग है और बॉइल्ड टी वाटर अलग है। जबकि ये तो प्रेडोमिनेंटली इंडिया में ब्रिटिश एस्टेट्स के अंदर ब्रिटिश एस्टेट्स मैन या फिर ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेट चाय इस मैनर में बनाया करते थे। हमारे देश में तो ये कल्चर था ही नहीं। हम तो चीज़ें इकट्ठी पकाते हैं, खौलाते हैं, चाय इकट्ठी बनती है और वो दी जाती है। लेकिन अपने ही स्तर पर वो उस तरह के कपड़े, उस तरह की सोच, उस तरह के विचार से अपने गेस्ट को अटेंड करता है, लेकिन रात को उसे वही कपड़े दूसरों की घरों में, वही प्रथाएं दूसरों के द्वारा जब फॉलो हो रही हैं वो वेस्टर्न लगती हैं, तो वो उनका खंडन करता है। एक्चुअली में ना तो इसे संस्कृति की चिंता है, और सही मायने में हो सकता है कि वो जो अपनी चॉइस के कपड़े पहन के रात को क्लब और पब में पार्टी कर रहे हैं वही किसी तरह का कोई भारतीय संस्कृति को खतरा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो खतरा है, तो हो सकता है ना तो वो खतरा है, और हो सकता है ना तो इसे ही पूरी चिंता है। बात उन दोनों वर्गों को आकर के डिस्कस करनी चाहिए। मैं उन युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप नाइट क्लब्स में जाते हैं, आप पब्स में जाते हैं, मैं उन लड़कियों और लड़कों से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी चॉइस के कपड़े पहनते हैं, आपको पता है कि लोग आप पर प्रश्न क्यों खड़े करते हैं। उसका कारण ये है कि शायद आप केवल बाहरी रूप में वैसे हुए जैसे किसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी ने आपको दिखाया। आपने एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को पकड़ा और उस प्रोग्रेसिव सोसाइटी का जो कंडक्ट था, बिहेवियर था, उठना बैठना, रहन सहन, खान पान, पहनावा, आपने उसकी जीवन शैली अपना ली, लाइफस्टाइल। आपने उसके कपड़े, अपना उसका खाना पीना, उसका पार्टी करने का तरीका, उसका वीकेंड सिस्टम अपना लिया। ये ठीक था, पर आपको सब पता होना चाहिए आप पर सवाल क्यों उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप शायद सशक्त नहीं हैं, आप शायद एम्पावर्ड नहीं हैं, आप शायद खुद में उतने रियल नहीं हैं ताकि लोगों के सामने कंस्ट्रक्टिवली आ सके। उसका रीज़न, आपने उसी कल्चर के उन एलिमेंट्स को नहीं अपनाया जो आपको इगैलिटेरियन होना सिखाते हैं।
जो आपको डेमोक्रेटिक होना सिखाते हैं, जो आपको रूल ऑफ लॉ की तरफ प्रेरित करते हैं। ये भी बड़ी चीज़ है। जब बात इगैलिटेरियन सोसाइटी की आती है, तब बात यह भी आती है कि आप सोसाइटी के हर सेगमेंट के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें, उनकी नीड्स को समझें। तो उसमें बात ये भी आती है कि ये कहीं भी नहीं मेंशन है कि आप दारू पी करके रात को सड़कों पर हंगामा करें। समस्या तब आती है, आई बात समझ में? सोसाइटी यदि खुद को सफिस्टिकेटेड मानती है, सोसाइटी यदि ये कहती है कि किसी भी तरह से हमारी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये एक विचार है जो आपने सिंपली कहीं से बोरो कर लिया। पर क्या आपने कभी इस विचार की पालना की? आपने यदि इस विचार की पालना की होती तो आपकी स्वतंत्रता को भंग करने की ज़रूरत किसी में भी नहीं थी। क्यों? जब आप ये कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता को कोई भंग नहीं कर सकता, तो आप किसी की स्वतंत्रता को कैसे भंग कर सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में, सड़कों पर, समाज में स्वतंत्र भाव से जीना चाहता है। आप उसको भय कैसे दे सकते हैं? वो भय में के माहौल में कैसे जी रहा है जब आप इस तरह से रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, आप सड़कों पर पी करके फुटपाथ पर गिर रहे हैं? ये किसी कल्चर को फॉलो करने जैसा नहीं होता। आप पार्टी करें, डिस्कोथेक में जाएं, एंजॉय करें, लेकिन किसी भी समाज और संस्कृति के लिए ये तो बुरा है ना कि आप नारकोटिक्स ले रहे हैं। किसी भी सभ्य समाज, किसी भी संस्कृति के लिए, किसी भी युवा के लिए ये तो ठीक नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम है। जब एक व्यक्ति ये कहता है कि ये वेस्टर्न कल्चर है, इसलिए ये लोग दारू और नशे लेते हैं, ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है, वो व्यक्ति गलत है। कोई भी कल्चर आपको ऐसा नहीं सिखाता है। और जब हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में पूरी तरह से ढलने के लिए हमें ये सब लेना या करना है, तो हम भी गलत हैं। देखिए, हो सकता है कोई 10 या 12 घंटे के स्ट्रेस के बाद ड्रेन आउट हो जाता है, तो वो सिगरेट पी रहा है या वो कॉफ़ी ले रहा है, वो उसकी चॉइस है। आप भी उसके जैसे दिखने के लिए ये चीज़ें करें, ये ज़रूरी नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी स्मोक करना है तो आप चिल लगेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी बना दी जाती हैं जो आपको कूल प्रेजेंट करती हैं, लेकिन ये सत्य में स्थापित नहीं है। कारण यही है कि आप नकलची हैं। आप भीतर से किसी के सिद्धांत को सीख नहीं पाए। कूल का अर्थ कभी भी ये नहीं है कि आप ऐसी बाहरी आडंबर अपनाएं। ये तो वही वापस से उसी रिचुअलिस्ट सोसाइटी में जाने जैसी बात हो गई, जहाँ पर ब्राह्मणवाद के तहत बहुत से रिचुअल्स को केवल मीनिंगलेस मैनर में कंडक्ट किया जा रहा था। तो आप तो पुनः वापस जा रहे हैं, क्योंकि कोई ऑन स्क्रीन आके सिगरेट पीता है, वो कूल लगता है, तो आप भी पी रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज़, आप यहाँ पर कूल कैसे हुए? कूल वो है जो किन्हीं भी तरह की कट्टरताओं से मुक्त है। कूल वो है जो हाईली टॉलरेंट है। कूल वो है जो आपसी सौहार्द की बात करता है। कूल वो है जिसके अगल बगल में आप किस भाषा, किस बोली, किस पहनावे, किस संस्कृति के साथ हैं, वह कभी भी आपका अतिक्रमण नहीं करना चाहता। वो कूल है, उसको आपसे कोई समस्या नहीं है, वो कूल है। कूल वो है जो कभी भी हीन भावना में नहीं जीता कि उसने जो पहना है पता नहीं समाज क्या सोचेगा। कूल वो नहीं है जो समाज को परेशान करना चाहता है। कूल वो नहीं है जो सामाजिक मर्यादाओं को तोड़े। सामाजिक मर्यादाएं क्या कहती हैं? सामाजिक मर्यादा में सबसे बड़ी बात यह है कि आप कूल तभी हैं जब आप ये मानते हैं कि आपकी स्वयं की एक प्राइवेसी है और किसी और की भी प्राइवेसी है। उस प्राइवेसी के तहत समाज के कुछ नियम हैं, जिसमें हम सड़क चौराहे पर खड़ के वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो समाज के अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए अभी ठीक नहीं, एक गलत संदेश जाता है। ये करना कूल नहीं है। कूल वो नहीं है जब आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। कूल वो नहीं है जब आप शहर की दीवारों पर बेफिजूल चीज़ें लिखते हैं, आप ग्रेफिटियाँ बनाते हैं। कूल है कि आप लेख लिखें। कूल है कि आप यदि सही में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप कैंपेन करें। कूल है कि आप स्वयं का विकास करें, ज्ञानवान बने। कूल है कि आप समस्त जगत से अज्ञानता को मिटाएं। कूल ये है। तो कूल का अर्थ ये है कि हाईली कंफर्टेबल पर्सन, जो किसी भी तरह की रूढ़िवादी बाउंडेशन से मुक्त है, जिसे पता है वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, जिसे पता है कि वो जो करेगा वो जनहित में होगा, जो वेस्टेड इंटरेस्ट से मुक्त है, जो सेल्फिशनेस से नहीं चलता है, जिसे देखिए जिसकी ज़रूरतें नहीं, वो अंजाम से डरता नहीं। बहुत पुरानी बात है, राजकुमार हीरो हुआ करते थे, मेरे बड़े फेवरेट हैं। उनकी मूवी में एक डायलॉग है, शत्रुघ्न सिन्हा उनको कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें फिर भविष्य में बहुत पछताना पड़ेगा। तो वो आगे से कहते हैं कि भविष्य में वो पछताते हैं जिनकी कोई ज़रूरतें होती हैं।
मेरी कोई ज़रूरतें नहीं है, तो मैं कहाँ से पछताऊँगा, चल बाढ़ में जा। तो मुद्दे की कहानी ये है कि राजकुमार कूल है, वो ऑलवेज डेकोरेटेड रहे हैं मूवीज़ में, कोट पैंट, सिगार हाथ में रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप राजकुमार बनने के लिए सिगार की नकल करेंगे। राजकुमार सिगार पहनता था, राजकुमार बाल ऐसे बनाता था 3 वेव वाले, राजकुमार कोट पैंट में आता था, राजकुमार अधकटी मूछें रखता था। राजकुमार ऐसे नहीं बना जा सकता। राजकुमार ने मूवीज़ में क्या मैसेज दिया है, राजकुमार का कंडक्ट क्या है, उसने किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। वो संपत्ति के दबाव में, वो पोजीशन के दबाव में, राजनेताओं के दबाव में कभी भी नहीं आया, अपने चरित्र को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। हर मूवी में उसकी या तो समाज या फिर देश या फिर कुरीतियों को ख़त्म करने, समाज को बचाने की, देश को बचाने की, कुरीतियों को ख़त्म करने की बात वो कैरेक्टर्स रहे हैं। इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आप ये करिए फॉलो, ये फॉलो करिए, फिर बना लीजिए मूछें वैसे ही, फिर कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप उस सिद्धांत को, उस कंडक्ट को फॉलो कर लेंगे, फिर आपको शायद अपनी मूछ या ना मूछ भी अच्छी लगेगी। ये ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। देखिए ये इमिटेशन का जो दौर रहता है, ये किसी सिद्धांत को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है, किसी सिद्धांत को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। आई बात समझ में? योद्धा हर प्रकार के रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में योद्धा छोटे छोटे बालों वाले भी रहे, भारतीय समाज में योद्धा लंबे लंबे बालों वाले भी रहे। योद्धा वो भी हैं जिनकी छोटी छोटी मस्टैचेस हैं, योद्धा वो भी हैं जिनके बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये एलिमेंट अलग हैं, ये कोई प्री कंडीशन नहीं है कि योद्धा होने के लिए ये होना पड़ेगा। लेकिन विश्व में योद्धा जो भी हुआ है, विश्व में योद्धा जो भी हुआ है, आंतरिक तौर पे की यूनिवर्सलिटी ये है, संकल्पित होना पड़ेगा। गैर संकल्पित व्यक्ति योद्धा नहीं हो सकता। जिसका संपूर्ण संकल्प है, जो फर्म है, जो डिटर्मिन्ड है, जो साथ लेके चलना जानता है लोगों को, लीडर वही हो सकता है। तो लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ हैं। ये चीज़ें पूरे विश्व में सभी योद्धाओं के लिए, एक समय में यदि पर्शियंस योद्धा हुए, एक समय में यदि ग्रीक्स हुए, एक समय में अगर इंडियन राजपूत हुए हैं, एक समय में मराठा और एक समय में यदि सिख हुए हैं, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, एलिमेंट्स आपको पक्के मिलेंगे। ड्रेसेस चेंज मिलेंगी, वेशभूषा अलग मिलेगी, बुनियादी सिद्धांत कॉमन मिलेंगे आपको। आई बात समझ में? इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्नाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि क्या सिर्फ उन लोगों के संपर्क में आ जाने से जो पश्चिम से आए, उनके जैसा खान पान, पहनावा, जीवन शैली, रहन सहन, खर्चे, पार्टीज़ और स्टाइल फॉलो करने से हम वेस्टर्नाइज्ड होते हैं, या फिर वेस्टर्नाइजेशन का मीनिंग कुछ और है। और अगर वेस्टर्नाइजेशन के कुछ मीनिंग और हैं, तो फिर वो जो खान पान पहनावे वाला का कंसेप्ट है, वो वेस्टर्नाइजेशन में आता है कि नहीं आता है। ये सारी चीज़ों को आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें शुरुआती कॉन्सेप्ट में ये लिखा गया है कि वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ध्यान से देखिए, वर्ड इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर है। भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति में परिवर्तन आएगा। सो द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 years ऑफ ब्रिटिश रूल, द चेंजेस अकरिंग एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़। जब आपने चेंजेस की बात की, तो चेंजेस डिफरेंट लेवल पर होंगे इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर में। टेक्नोलॉजी के लेवल पर चेंजेस, आइडियोलॉजी के लेवल पर चेंजेस और वैल्यूज़ के लेवल पर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये एक तरह का वेस्टर्नाइजेशन है, और हमने इसको समझाया भी है पहले आपको, भी फिर दोबारा समझ आ जाएगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की बात है। 2 तरह की वेस्टर्नाइजेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। पहली है emergence of a westernized subcultural pattern through a minority section of Indians who first came in contact with western culture। देखिए, कुछ लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर के संपर्क में पहले आए। उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण पहला कारण ये रहा कि ब्रिटिशर्स ने आकर के इंतज़ाम ही उनके साथ किए। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर के जो लैंड सेटलमेंट एग्रीमेंट हैं, वो ज़मींदारों के साथ किए। तो ज़मींदार वर्ग ब्रिटिशर्स के संपर्क में आया। इसके तहत ज़मींदारों के आगे जो बच्चे हुए,
वो बच्चे अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए स्कूल, उनके द्वारा दी जाने वाली लैंग्वेज और अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाने वाले विदेश जाके पढ़ने के अवसरों के माध्यम से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ पहले एक्सपोज हुए। तो एक वर्ग मैंने बताया ज़मींदार, तो ज़मींदारों के संपर्क में अंग्रेज आए, इसकी वजह से ज़मींदारों के परिवारों के बच्चों को, तो आप नोटिस करके देख लीजिएगा, जितने हमारे देश में शुरुआती तौर पे अच्छे अच्छे बैरिस्टर निकले हैं, अच्छे रिफॉर्मर्स निकले हैं, वो उनकी जड़ें पता लगाइएगा, वो लैंडलॉर्ड फैमिली से आते थे, ज़मींदारी परिवारों से आते थे, कोई मामूली लोग नहीं थे वो। आई बात समझ में? एक तो ये वर्ग था, इसके अलावा बहुत से ऐसे वर्ग भी थे जिन्होंने अपने स्तर पर बहुत मेहनत की, संघर्ष किया, वो भी आगे निकल कर के आए, जैसे कि ज्योतिबा राव फूले हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। आगे आने वाले समय में आपको थोड़ा और मॉडर्न पीरियड में अंबेडकर मिलेंगे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लेकिन शुरुआती तौर पर एक अच्छा खासा भारतीय प्रिविलेज्ड सेक्शन जो है वो अंग्रेज़ों के साथ संपर्क में आता है। उस संपर्क में आने के बाद आगे की जो उनकी पीढ़ियां हैं वो हो सकता है इंग्लिश एजुकेशन के वाया मॉडर्न एजुकेशन में पहुंच जाए, और उसके वाया हो सकता है कि वो उन सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स को ऑब्ज़र्व करें जो ब्रिटेन में फॉलो हो रही हैं। इसकी वजह से वो काफ़ी हद तक सोच में, विचार में, पहनावे में, रहन सहन, खान पान में वैसे हो जाएंगे जैसे वो वेस्टर्न सोसाइटी होती थी। और ये वो लोग होंगे जो भीतर से भी बदलेंगे, ये भीतर से भी बदलेंगे, ये बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, सिविल राइट्स की, ये बात करेंगे डेमोक्रेटिक सेटअप लगाने की, ये भारत में एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहेंगे। तभी तो आप बात करिए, आप राजा राम मोहन रॉय की बात करिए, आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर लीजिए, आप इन शुरुआती दो व्यक्ति को ही ले लीजिए, तो इन दोनों के ही द्वारा जाति प्रथा के खंडन की बात हुई है, महिलाओं के उत्पीड़न को ख़त्म करने की बात हुई है, भारत में जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने की बात हुई है। इन सभी के द्वारा ये प्रयास हुआ है कि धर्म को उन जटिल बंधनों से निकाला जाए जिनके तहत धर्म की उपयोगिता मानव उत्थान के लिए ख़त्म कर दी गई है। धर्म का कार्य है समाज को सशक्त करना, स्ट्रॉन्ग, एम्पावर करना, सोसाइटी को इविल्स की ओर जाने से प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को डीजनरेट या डिग्रेड होने से बचाना, ऑलवेज प्रोग्रेसिव बनाए रखना, समाज को तरुण बनाए रखता है धर्म। जैसे आप यदि पिछले दिन कोई ऐसा कर्म आपसे जाने अनजाने में हो जाता है जो कि ठीक नहीं है, धर्म के तहत वो पाप हो जाएगा, और धर्म ही आपको पश्चाताप और प्रायश्चित का मार्ग दे करके अगले दिन या उसके अगले दिन शुद्धिकरण करके नवीन करता है। तो धर्म तरुणता का मार्ग बनाए रखता है, सोसाइटी को ऑलवेज रेजुविनेटेड रखता है। इस तरह से धर्म के तहत मॉरल्स बने रहते हैं, एथिक्स बने रहते हैं। धर्म तो न्याय है, न्याय तो आपको कभी गिरने ही नहीं देता, लेकिन धर्म की संस्थाओं को कैप्चर कर लेना, धर्म के ग्रंथों को कैप्चर कर लेना और न्याय के सिद्धांतों को अपनी इच्छाओं से थोप देना, मतलब न्याय अर्थात किसी की इच्छा हो जाना, ऐसे एक रूढ़िवादी और कई तरह के कलिष्ठ रिचुअल से परिपूर्ण ब्राह्मणवाद समाज में हुआ। इससे मुक्त कराना धर्म को भी इनका एक पर्सपेक्टिव था। तो वो धर्म को, धर्म के ग्रंथों को, धर्म की संस्थाओं को भी लिबरेट कराना चाहते थे, लोगों को आडंबरों से मुक्त कराना चाहते थे। तो आप देखिए, ये अंदर से भी परिवर्तित हुए हैं तभी तो ऐसी बातें करते हैं, वरना ये ऐसी बातें क्यों करते होते। और आप हैरान हो जाएंगी, इनकी वेशभूषा में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएंगे। ये भारतीय सांस्कृतिक परिधान, इंडियन कल्चरल ड्रेसेस में ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी बातचीत का लेवल, इनके थॉट्स, इनकी डिबेट्स, इनकी डिस्कशंस का लेवल इतना डिफरेंट होगा कि आप सन्न रह जाएंगे। जबकि हम अमूमन ये पहनते हैं कि सूट बूट पहन के कोई आएगा तो बात बनेगी, और हम जब कहते हैं कि यार तू कहाँ से घूम रहा है धोती कुर्ते वाले, लेकिन जब फिल्मों में आज दिन तक ये एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, एक गांव सा होगा, उस गांव में एक पंच सरपंच होगा, उसकी ज़मीन का विवाद किसी दूसरे धड़े से चल रहा है, अचानक से उसके परिवार में या गांव का कोई एक ऐसा लड़का विदेश गया होगा, पढ़ पुढ़ के वापस आया, सामने पार्टी वाले थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलेंगे, इनकी तरफ से अचानक से ये आगे होगा और आगे बढ़ कर के काफ़ी सारी इंग्लिश बोलेगा, और फिर से पंचायत कहेगी हमारे पास भी बंदे हैं। मतलब ऑलवेज़ हम ये मान रहे हैं कि भाई सूट बूट में कोई है तो वो है, अदरवाइज़ धोती कुर्ते वाला क्या ही बोलेगा। या अगर क्या कोई धोती कुर्ते में इंग्लिश बोल रहा है तो कहेंगे, तालियां से सारा गरज उठेगा कि धोती कुर्ते वाले ने इंग्लिश बोली। एक मूवी है विरासत, अनिल कपूर की, सबसे पहले उसमें जो है वो कमान संभाली हुई है अमरीश पुरी ने, अनिल कपूर उनके बेटे हैं। मजबूरी वश कोई हालात ऐसे बनेंगे
अनिल कपूर को वो अपने पिता की जगह संभालनी पड़ेगी, पहले वो सिटी में रहते हैं तो वो नेचुरली अपनी लुक चेंज करेंगे, लंबे लंबे बाल रखते हैं कटवाएंगे, मूछें रखेंगे। फिर उसके बाद अब वो है तो एजुकेटेड, लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है उनकी इंग्लिश, तो कई कुछ सीन्स ऐसे दिखाए जाएंगे जिसमें अब वो हैं वो पूरे मुखिया के रूप में, धोती कुर्ते में सब कुछ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश बोलेंगे। और मैं जानता हूँ उन ज़मानों में छोटे छोटे होते थे जब ये फिल्म आई, थिएटर तालियों से गरज उठता था। कारण ये है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ये चीज़, पहला उसने कर दी, और कर क्या दी, बम्ब, कहते बम्ब कम करता, मैंने इंग्लिश बोल दी। ये सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश्ड है अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, यू आर सुपीरियर इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, है कि नहीं। जैसे गाना है बम्बा गया, तो वो तो चलो किसको कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर अंग्रेजी कोई बोल रहा है तो यार दोस्त बैठ के बातें करेंगे, बम्बा बुरा यार, बम्बा बंदा, कैंड, कई शब्द हैं, गार्डर, ये वो, तो कहीं भी चला दो। मुद्दे कहानी ये है कि लैंग्वेज इंग्लिश, ये यहाँ तक सीमित नहीं थे भाई। ऐसे खड़े होके ऐसे राजा राम मोहन राय हर जगह इंग्लिश में बातें नहीं करने लग जाते थे, भाई कम टू मी, आई वांट टू टॉक टू यू विद इन इंग्लिश, ऐसा नहीं था। अपनी पूरी जीवन शैली में चलते थे, अपनी भाषाओं में बात करते थे, और सिर्फ एक सरल सा सवाल पूछ लेते थे कि महिलाएं ही सती प्रथा के लिए क्यों, पुरुष क्यों नहीं, इसका कोई तार्किक उत्तर बताइए। वहाँ पर अगर कोई चौड़ करने लगे इंग्लिश में कि हे वाई आर यू आस्किंग सच क्वेश्चंस अबाउट द इंडियन कल्चर, या ना, तो फिर उसको अंग्रेजी में समझाते थे कि भाई मेरी बात समझ ले, जड़ों में ले जाके एक दिन तुझे जड़ ही बना के छोड़ देंगे, इसके पहले कि तू जड़ हो जाए वृक्ष बन फलों का आनंद ले। ओके, तो समझाते थे। तो ये रिफॉर्मर्स हैं, ये वो लोग हैं जो रिफॉर्मर्स हैं। तो देखिए इनका खुद का एक कल्चर, मैंने अभी बताया आपको, इनका खुद का कल्चर ऐसा तो नहीं है कि राजा राम मोहन राय ने टर्बन पहननी छोड़ दी, हैट पहन ली, देखा आपने उनको टर्बन वियर करते थे, अपना पहनावा कुर्ता, आप देख लीजिए उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। तो राजा राम मोहन, तो कल्चर तो उनका मेन वही है जो इंडियन कल्चर है। उस कल्चर के अंदर ये सेगमेंट का अपना एक सब कल्चर भी है। उस सब कल्चर में ये सीमित नहीं है भारतीय सांस्कृतिक दर्शन तक, इंडियन कल्चरल फिलॉसफी तक ये रिजिड नहीं है, ये वेस्टर्न थॉट ऑफ लिबरलिज्म को भी स्टडी कर रहे हैं। ये उस समय के मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्रेस की आज़ादी को समझ रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझ रहे हैं। तो ये जो इनकी सोच, रहन सहन, कंडक्ट में एक परिवर्तन आया, ये इनके लार्जर कल्चर के अंदर एक सब कल्चरल एलिमेंट है। देयर इज़ अ लार्जर कल्चर दैट इज़ डेफिनेटली इंडियन कल्चर, बट उसमें देयर इज़ अनदर सब कल्चर इनसाइड दैट कल्चर। ये सीमित है इस माइनॉरिटी ग्रुप तक, बहुत कम लोग ही ये प्रभावित हो पाए ना। शुरुआती दौर में आप देखते हैं तो गिने चुने कुछ ही लोग आपको इस क्षेत्र में इस तरह से नज़र आते हैं, लेकिन इन लोगों ने इन नए विचारों को, इस नए व्यवहार को, नए सिद्धांतों को पूरी एक्साइटमेंट के साथ जन जन तक ले जाने का प्रयास पूरा किया। तो ये स्वयं भी प्रभावित हुए हैं, और इन्होंने भारतीय समाज को चेतन करने के लिए उन्हें भी उन पाश्चात्य विचारों से, उन वेस्टर्न थॉट से प्रभावित करने का प्रयास किया, और ये हर जगह गए। इन्होंने अखबारों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, प्लेज और ड्रामा के माध्यम से, अपनी राइटिंग की बात हो या बी इट डिस्कशंस, डिबेट्स, इनके द्वारा बनाई जाने वाली एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो ब्रह्म समाज था या कोई भी देव समाज था, इन सभी संस्थाओं ने आगे बढ़ कर के फिर वो परिवर्तन लोगों में भी लाने चाहे। तो ये तो खुद तो इम्पैक्ट हुए, ये नंबर में बड़े कम थे, लेकिन इनके द्वारा किया जा रहा काम कम नहीं था, क्योंकि इन्होंने लोगों को प्रभावित करने का काम आरंभ किया। आई बात समझ में। ये देखिए यहाँ पर कभी भी ऐसा इन्होंने नहीं कहा, और ऐसा कभी भी नहीं मानते होते कि ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हम पर उत्पीड़न कमिट कर रहे हैं, इन ब्रिटिशर्स को अच्छा मानो। गांव-गांव जा कर के लोगों को ये नहीं कहा, ये कहा कि ये वेस्टर्न सोसाइटी प्रोग्रेस कर गई है, और इस वेस्टर्न सोसाइटी के प्रोग्रेस करने का रीज़न है इनकी रैशनल और लॉजिक्स और रीजनिंग्स पर बेस्ड थॉट्स, इनका रहने